प्रिय मित्रों, हमारे मनों में हमेशा यह भावना रहती है कि सरकारें हमारे भले के लिए निर्णय लेती हैं, क्योंकि शायद हमने जब सरकारों को चुना तो नेता आकर यही कहते हैं हम आपके लिए अमुक अमुक कार्य कर देंगे। तो हमें लगता है कि सरकार जब भी बनेगी हमारे लिए इस प्रकार के कार्य करेगी, लोक सेवा के लिए करेगी। उसमें बहुत से नाम होंगे कि आप सड़कें बनाइए, पुलिस प्रशासन की सेवा कीजिए, वगैरह वगैरह। मतलब इतना सब सरकार हमारे लिए करती है, ये हमारा एक विचार है। आइए जरा इसको थोड़ा गहनता से अब समझ लें। 2 सालों में आपको बहुत सी बातें समझ आ गई होंगी। फिर भी अभी आप देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा की अनुमति दे दी है। इस देश में अप्रैल के महीने में कुंभ चला, मई जून में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ गई, अप्रैल अंत होते होते कोरोना की दूसरी लहर आ गई और मई जून में वो सब परेशान करती रही। जुलाई के महीने में आप लोग थोड़े से, ये कहा गया राहत का समय है, अब तीसरी लहर आने वाली है, अब तीसरी आने वाली है, और तीसरी अभी आई है या नहीं आई है। 25 जुलाई से पहले आपने कांवड़ के लिए अनुमति दे दी है कि कांवड़ यात्रा में लोग जा सकते हैं। हो सकता है आप शिव भगवान पर बहुत अधिक विश्वास रखते हो, अच्छा है भगवान पर विश्वास रखना, शिव भगवान की कांवड़ यात्रा जाएगी। लेकिन साथ ही आप समझिए सरकारें आपके स्वास्थ्य और बेहतरी के लिए कितनी सतर्कता से काम करती हैं। थोड़ा अंदाजा लीजिएगा इस बात को। कांवड़ यात्रा खोलना बहुत अच्छी बात है, धर्म की बात है, खुलना चाहिए, लेकिन साथ में कांवड़ यात्रा की आपको अनुमति है, कुंभ की अनुमति हुई है, लेकिन समस्त शिक्षण संस्थान जरूर बंद रहेंगे, जिस पर हमारे देश का भविष्य निर्भर करता है, जिसको हम शिक्षण संस्थान कहते हैं। इसमें मात्र सरकारी और निजी स्कूल तक सीमित नहीं है। लोगों के इंजीनियरिंग संस्थान, मेडिकल संस्थान, आईआईटी, मेडिकल कॉलेजेस, कोचिंग सेंटर्स, जितने भी शिक्षा से जुड़े संस्थान हैं वो अभी तक बंद हैं। इसका अर्थ ये माना जाए कि सरकार की मान्यता में कुंभ और कांवड़ से कम शिक्षण संस्थानों की तो महत्व कम ही है। ये इस तरह सरकार काम करती है। आगे और सोचिए, परीक्षा की बात अभी हुई थी कुछ दिन पहले, और आज अब तो आपके शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भी दे दिया है। परीक्षा के समय पर कोरोना का रोना बड़ा तगड़ा था जी, कोरोना है, हमारे बच्चों को तकलीफ है, हमारे बच्चे कैसे परीक्षा देंगे, कैसे आएंगे, कैसे जाएंगे। लेकिन उस समय, जिस समय परीक्षा की सबसे अधिक तकलीफ की बात चल रही थी हर प्रकार से, उस समय याद रखिए विवाह शादी के लिए 50 लोग आ सकते थे, और विवाह में बच्चों ने नहीं आना होता, वयस्कों ने आना होता है। तो वो लोग 50 लोग अपनी कारों में आए। 50 लोग कौन हैं? जो विवाह के स्थल पर आएंगे, मतलब उनकी देखरेख के लिए जो अलग से वेटर बैरे और जो होटल का स्टाफ वहां खड़ा होगा, 10, 20, 50 वो भी होगा। तो वो कुल मिलाकर वो सब हो सकते हैं, उनकी कोई मनाही नहीं है। 50 व्यक्ति ही आए, वहां पर 100 लोग खड़े हो जाए होटल में भी जब विवाह होगा तो एक कमरे के अंदर होगा, एक हॉल में आपके पास 50, 60, 70 लोग या 100 लोग आपकी आ सकते हैं, क्योंकि उनको शायद कोरोना तंग नहीं करता। परंतु परीक्षा केंद्र पर 100 बच्चों ने को भी आप एक साथ बुला सकते हैं। अब देखिए, बोर्ड की परीक्षा हमेशा कुछ समय उपरांत होती है, और आपके पास इतना समय था, आप 2, 4, 5 दिन का समय लेकर के एक परीक्षा 3 दिन में कर सकते थे। मैंने मान लीजिए आपको अंग्रेजी की परीक्षा करनी है, आपके पास 300 बच्चे, 300 से ऊपर बच्चे तो किसी बोर्ड में होते नहीं है, किसी विद्यालय में। आप 100 बच्चों को 3 बार बुला लीजिए, 3 सेट बना लीजिए, कुछ भी आप कर सकते थे। लेकिन आपने उसको लिए तो सबसे पहले बड़े बड़े लोग बीच में आ गए कि शिक्षा के लिए एग्जाम किसी हालत में ना हो। अब जो शिक्षा के ऊपर आपने वो 30, 40 की बनाई है कमेटी, उसमें होगा क्या? जो स्कूल का प्यारा है, अध्यापकों का प्यारा है, उसको नंबर मिल जाएंगे। आप कितनी क्षमता आपकी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन वही आगे एडमिशन में फिर स्थिति वही की वही रहने वाली, कोई भी अंतर नहीं है। एक मानसिक संतुष्टि है भारतीयों को कि शायद हमारे बच्चा कोरोना से बच गया, और क्या अभी आगे बचा रहेगा ये भी नहीं पता।
क्योंकि सीबीएसई ने जो व्यवस्था लगाई है दो दो परीक्षा करने की, वो धीरे धीरे हर प्रदेश में लागू हो जाएगी, हर प्रकार के बोर्ड में लागू हो जाएगी। और ये तय मानिए कि इसको मानने का अर्थ यह कि अभी 5-7 साल 10 साल कोरोना नहीं जाने वाला, ये सोचकर ही ये स्थिति बनाई गई है। मतलब अगर हमारा एक एग्जाम हो गया, हमारा नवंबर का एग्जाम हो गया, तो हम नवंबर के बेस पर बाद का एग्जाम दे देंगे, और अगर नवंबर में नहीं हो पाया तो बाद का एग्जाम हो गया तो उस पर ले लेंगे, और ये भी ऑनलाइन होंगे, कोई ऑफलाइन नहीं होगा। मैंने शिक्षण संस्थानों को अगले 5-7 सालों के लिए न खोलने की व्यवस्था अब हो चुकी है। बच्चा घर बैठे आईआईटी में प्रवेश मान लीजिए जो पा चुका है, वो घर बैठे बैठे इंजीनियरिंग करके बाहर निकल जाएगा। करने को सरकार के पास बहुत रास्ते थे। अब देखिए आईआईटी क्या है, संपूर्ण पूरा का पूरा कंप्लीटली रेजिडेंशियल इंस्टीट्यूट है। मतलब इसमें टीचर आपके वहां रहते हैं, बच्चे वहां रहते हैं, वहां का भोजन वहीं बनता है, बाहर से लोगों का आना जाना बंद है। ऐसे आईआईटी के अलावा कितने ही ऐसे संस्थान हो सकते हैं जो कंप्लीटली रेजिडेंशियल हो सकते हैं। यदि कोरोना का डर आपको है तो आप एक बार उसको सैनिटाइज करा के बच्चों को बुला करके आप उसको सील कर दीजिए, लॉक पूरा कर लीजिए कैंपस को पूरा, और आप आराम से शिक्षण संस्थान चला सकते हैं। बाहर से आने जाने वालों को बंद कर दीजिए। वो हमने नहीं किया, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों पर प्राथमिकता न देना था। आगे और देखिए, परीक्षा न हो भावी पीढ़ी के लिए, जो बहुत आवश्यक है। आज अगर आप इस पीढ़ी को परीक्षाओं से नहीं गुजारेंगे, एक बात समझ लीजिए, मैं स्वयं ऑनलाइन पढ़ाता हूं, लेकिन जो शिक्षण कक्षा में बैठकर होता है वह ऑनलाइन का विकल्प नहीं है। दोनों में अपनी चीज है। ऑनलाइन शिक्षा वह व्यक्ति, वह बच्चा जो कम से कम इस बात को मानता हो कि मेरे को परीक्षा के लिए पढ़ना है, उसके लिए तो कुछ हद तक लाभदायक है, लाभकारी है। वो तो किताब खोलकर भी पढ़ लेगा, इंटरनेट की किताब से भी पढ़ लेगा। लेकिन जहां पर आज स्थिति हमारे बच्चों की यह है कि कक्षा में बिठा करके विद्यार्थी नहीं पढ़ा पाते हैं, उन लोगों को आप ऑनलाइन की शिक्षा देना चाहते हैं। और ये बात सुनिए, ऑनलाइन के लिए फिर भी शहरों में शायद विकल्प है। गांवों में छोटे छोटे मोबाइल फोन पे बच्चों की कक्षाएं अगर लगेंगी, आंखें उनकी खराब होंगी। परिवार में एक फोन है, 2 बच्चे क्लास करते हैं, किस तरह क्या होगा इस पर किसी ने कोई विचार नहीं किया। क्योंकि भावी पीढ़ी के भविष्य के लिए, उसकी शिक्षा के लिए सरकारों के पास कोई भी मानदंड नहीं है, वो न वो चाहते हैं कुछ हो। और देखिए, एक बहुत बड़ी बीमारी होती है जिसका नाम है कैंसर। 50-60% कैंसर मात्र शराब और तंबाकू से होते हैं। बाकी बचा खुचा कैंसर आज की तारीख में विषैले भोजन से होते हैं। तो हमारे पास शराब, सिगरेट, तंबाकू और विषैला भोजन हमारे आज कैंसर के मुख्य कारण हैं। और सरकारों की गिनती है, मेरी नहीं है, सरकारों की गिनती है, इसके लिंक नीचे आपको दे रहा हूं मैं, कि 14 लाख प्रतिवर्ष नए कैंसर के मरीज आते हैं और लगभग 8 लाख प्रतिवर्ष नए कैंसर के लोग मर जाते हैं, जो कैंसर से जिनकी मृत्यु हुई है। अभी हमारे पास 8 लाख लोग कैंसर से मरते हैं। लेकिन क्या किसी भी सरकार ने कहीं पर भी शराब, सिगरेट, तंबाकू, और इस देश में बार बार अखबारों में आप खबर पढ़ेंगे, वहां पर जाली खोया पकड़ा गया, वहां पर जाली मिठाई बनती पकड़ी गई, लेकिन उनके ऊपर क्या कार्रवाई हुई? वो लोग कुछ दिनों बाद फिर दोबारा नया जाली तेल बनाते हैं, नया नकली तेल बनाते हैं, नया नकली मतलब भोजन बनाते हैं, मिलावट करते हैं। उनमें से किसी पर कोई कभी आपको एक्शन नजर नहीं आएगा। आएगा तो इतना छोटा होगा कि वो अपना पैसा दे दुआ के छूट जाएंगे। तो कैंसर जैसी बीमारी जिसकी रोकथाम आपके पास है। इसी प्रकार एक और चीज, मैल न्यूट्रिशन, बच्चों के लिए जो कुपोषण से बच्चे मरते हैं, हर दिन हजारों बच्चे मरते हैं कुपोषण से, उनके लिए आप कुछ कर सकते हैं, उन पर आपने कुछ नहीं करना क्योंकि वो आपकी प्राथमिकता में नहीं है। आपको ध्यान होगा 2014 में ओबामा की पत्नी ने स्कूलों में से समस्त जंक फूड हटाया। वहां के स्कूलों में जब ओबामा राष्ट्रपति थे, उनकी पत्नी जो मिशेल ओबामा थी, उन्होंने समस्त प्रकार का जंक फूड वहां पर बंद करवा दिया। हमने उस बात की वाहवाही बहुत करी, लेकिन क्या हम अपने स्कूलों में वह चीज ला सके? नहीं।
क्यों? क्योंकि स्कूलों को भी वहां से फंडिंग होती है जो लोग जंक फूड बनाते हैं। समझिए इस बात को। और जो जंक फूड बनाते हैं उनसे सरकारों की फंडिंग होती है, इलेक्शन की फंडिंग वहां से होती है। इसी प्रकार शराब माफिया फंडिंग करता है, सिगरेट माफिया फंडिंग करता है, और इस प्रकार की फंडिंग के कारण उनके विरोध में सरकारें नहीं जा सकती। आज बहुत सी बातें आती है, सरकार के कुछ नियम ऐसे हैं। देखिए, हमारे देश में सरकारों के लिए पॉलिटिकल फंडिंग का कोई रास्ता नहीं है। तो पॉलिटिकल फंडिंग का अगर रास्ता नहीं है, जो भी राजनेता चुनाव लड़ेगा तो उसे चुनाव लड़ने में जितना पैसा लगना, ये तो आप सब जानते हैं। जो हमारे को इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग जो कहता है इतने पैसे में चुनाव लड़िए, वो सब झूठ है। उससे 10, 20, 50 गुना ज्यादा पैसा खर्च होता है व्यक्ति का। तो वो पैसा उसको कैसे वसूलना है, आप ये समझिए। आपके जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर एक सफल या असफल प्रत्याशी है, औसत रूप से हमारी संस्था ने एक बार इस पर काम किया और यह पता लगा कि औसत रूप से एक व्यक्ति 8 करोड़ रुपए खर्च करता है एक इलेक्शन के लिए। और अगर आपके पास 550 लोग हैं, 4000 करोड़ रुपए आपने खर्च किया। उन लोगों ने जो विजेता है, अभी जो हारे हैं, उन्होंने भी इतना ही खर्च किया। माने हजारों करोड़ रुपए जो खर्च हुआ, उसकी फंडिंग किसने करी है? यही जंक फूड बनाने वाले, यही शराब माफिया, यही फार्मा माफिया, यही लोग फंडिंग करते हैं। आज फार्मा के अंदर फार्मा माफिया लॉबी जो है, उससे बड़े बड़े देश कांपते हैं। $2.5 ट्रिलियन का आज सिर्फ कैंसर का बिजनेस है, $2.5 ट्रिलियन का। हमारी सरकार समझती है हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे, वो डॉलर में है, हम अभी रुपए की बात करते हैं। 5 ट्रिलियन रुपीस की इकोनॉमी बनाएंगे, और वो तो $2.5 ट्रिलियन सिर्फ कैंसर का बिजनेस है पूरे वर्ल्ड में। आप देखिए कितने बड़े स्तर पर यह काम चलता है। अब नई युवा पीढ़ी में मोटापे की शिकायत आती है, क्योंकि ओबेसिटी है, कोका कोला पी करके फिजिकल एक्सरसाइज है नहीं, लॉकडाउन ने सबको कर दिया बंद, घर से आप निकल नहीं सकते हैं, खेल कूद आपका हो गया बंद, मोटापे की शिकायत है। लेकिन क्या कहीं पर किसी ने इस पर काम किया? इसको किसी भी सरकार ने बंद नहीं किया, क्योंकि सरकारों को इससे पैसा मिलता है। इसलिए आप ये समझिए, सरकारों के लिए अपना अर्थ, अपना पैसा कमाना और अपने नए वोट पैदा करना, ये ज्यादा जरूरी है। इसके अतिरिक्त उनका कोई ध्येय नहीं है। कोई भी कैसी भी सरकार हो, उनको इन माफियाओं के आगे झुकना ही पड़ेगा। आप सरकारों पर दोष देना बंद करें, कोई भी सरकार होगी जब तक। और ये चीज हो क्यों रही है, इसको हटाने के लिए बहुत बड़े स्तर पर कार्य की जरूरत है, लोगों में जागृति होने की जरूरत है। वरना आप कोई भी सरकार ले आइए, ए जाएगा, बी जाएगा, सी जाएगा, इसमें अंतर नहीं आने वाला। यही कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अब देखिए, जब लॉकडाउन हुआ तो क्या हुआ? सबसे पहले शराब की दुकान खुली, सबसे पहले। उसके बाद तंबाकू आवश्यक वस्तु बन गया, क्योंकि उसकी दुकानें भी फिर खोल दी गई। मंदिर मस्जिद नहीं खुले, परंतु होटल इंडस्ट्री खुल गई। और आप समझिए, इतना सब कुछ होने के बाद मंदिर मस्जिद नहीं खुले, शराब खुल गया, लेकिन शिक्षण संस्थान ताज बदले। और ये शिक्षण संस्थान इस समय सिर्फ शिक्षण संस्थान की बात नहीं है, जैसे मैंने पहले भी कहा, ये सिर्फ स्कूल की बात नहीं है। स्कूल समझिए, कॉलेज समझिए, जो बच्चे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो बच्चे मेडिकल कर रहे हैं। अब आप कल्पना कीजिए, इंजीनियरिंग का व्यक्ति जो इसका सारा का सारा काम प्रैक्टिकल पर बेस्ड होता है, जिसके इक्विपमेंट सारे उसकी लैब में है। अब उसके बिना उस बच्चे ने 1 साल की इंजीनियरिंग कर ली, 1.5 साल की कर ली, 2 साल की कर ली, उसको क्या बेचारे को समझ आएगा? ये खेल ना होकर के और कुछ बन गया क्या? कुछ नहीं रहा। यही बातों को मैंने आपसे कहने के लिए बात कही थी। कृपया इन बातों पर सोचे, विचारे, इस पर कुछ काम किया जाए। धन्यवाद।